मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्याय 2 मानव तंत्र के लिए सामान्य चर्चा की थी। आज हम इसका पहला टॉपिक पाचन तंत्र शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया में सहायक तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। क्या बड़ी भाषा होगी? पाचन की क्रिया में सहायक तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है। अब देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए होती है। वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन से जो ऊर्जा मिल रही है वो हमने जैसे ही भोजन किया, भोजन करते ही एनर्जी मिल रही है, ऐसा तो नहीं होता। पहले भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, और पाचन के परिणाम स्वरूप ही हमको ऊर्जा मिलती है। तो पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब है भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइमों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन क्या है? भोजन के जटिल अवयवों को सरल अणुओं में तोड़ना, सरल अणुओं में तोड़ना, लेकिन किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से या रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से। एंजाइम और रासायनिक अभिक्रियाएं मिल करके भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती है, यही क्रिया पाचन कहलाती है। और इसमें जो तंत्र काम में आता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र जो है उसमें बहुत सारे अंग और ग्रंथियां हैं। तो उसमें कौन कौन से अंग हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। पहला है मुख या मुख गुहिका। दूसरा होता है वृष्णि। तीसरा है ग्रासनाल या इसको ग्रास नली भी कहते हैं। चौथा है आमाशय। पांचवा है छोटी आंत। छठा है बड़ी आंत। सातवां है मलद्वार। ये सात तो हो गए इसमें पाचन तंत्र में काम आने वाले अंग। और 3 प्रकार की ग्रंथियां भी इसमें पाई जाती हैं, जिसमें पहली है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि। दूसरी है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि। और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। तो 3 ग्रंथियां और ये 7 अंग मिल करके पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र में हमारे मुख से लेकर के मल द्वार तक, पाचन तंत्र जो है वो मुख से लेकर के मल द्वार तक एक लंबी 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाल के रूप में होता है, जिसको हम आहार नाल या पोषण नाल कहते हैं। ठीक है। तो आहार नाल क्या है? आहार नाल क्या है? मुख से लेकर के मल द्वार तक, मल द्वार तक क्या है? एक नाल। ठीक है, जिसको हम आहार नाल या पोषण नाल कहते हैं। यह लगभग 8 से लेकर के 10 मीटर लंबी होती है। 8 से लेकर के 10 मीटर लंबी होती है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है यह भोजन को मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। उसके अलावा आहार नाल में ही भोजन का पाचन होता है और आहार नाल में ही भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन के पाचन में, अवशोषण में और भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का काम आहार नाल के द्वारा किया जाता है। आहार नाल में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं और विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं। उन पेशियों के द्वारा ही भोजन जो है वो मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंचता है। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पाइप का टुकड़ा है और उसमें हमने अपनी चोक डाली। अब हमें उस चोक को बाहर निकालना है, वो सीधी उससे बाहर नहीं निकल रही, तो हम क्या करेंगे? पाइप को दबाएंगे। जहाँ चोक है उससे ऊपर पाइप को दबाया, चोक नीचे सरक गई, और आगे से दबाया और नीचे सरक गई। मतलब पहले वो यहाँ पर थी, हमने क्या किया? इसको यहाँ से ऊपर से दबाया तो ये नीचे सरक गई। इसके नीचे आने से पहले अभी ये सामान्य स्थिति है। जब ये यहाँ तक आएगी तो यहाँ से खुल जाएगी, और जब नीचे चली जाएगी तो ये स्थिति वापस समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब इन पेशियों में बार बार संकुचन और विस्तार होता है, और संकुचन और विस्तार की यह गति है, इस गति को
साथ आकुंचन ही क्रमानुकुंचन कहलाता है। और भोजन आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ही मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंचता है। ठीक है, इस क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन है मुख से लेकर के मल द्वार तक पहुंचता है। इसके साथ ही आहार नाल में कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा विशेष प्रकार का रस निकलता है, जिसको हम पाचक रस कहते हैं। वह पाचक रस भोजन को पचाने में और भोजन में उपस्थित जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, जो घटक हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन वगैरह, इन सब को इनके जो उस रूप में, जिस रूप में कि शरीर इसका अवशोषण कर सके, उस रूप में परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आहार नाल की बात होगी। पाचन तंत्र के जो अंग है वो वास्तव में आहार नाल के ही भाग है। वो अंग अनुच्छेद के हिसाब से देखते सबसे पहले मुख गुहिका होती है, मुख गुहिका के बाद कृष्णी आती है, फिर ग्रासनाल है, फिर आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। बीच में यहाँ पर यकृत है, यकृत में पित्ताशय और आमाशय और बड़ी आंत के बीच में क्या है, अग्नाशय। ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये यकृत ग्रंथि है और यहाँ मुख गुहा में ही लाल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रो हो गया। अब अपन आहार नाल के या ये कहें कि पाचन तंत्र के जो विभिन्न अंग है, एक एक करके उन अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला तंत्र रहेगा इसमें मुख गुहा। मुख गुहा या मुख एक ही बात है, पहला इससे मुख या मुख गुहिका। मुख जो है वो एक कटोरे के नुमा आकृति है, कटोरे की नुमा संरचना है, जो कि दो होठों के द्वारा ढकी रहती है। जब होठ बंद होते हैं तो मुख भी बंद होता है, और जब होठ खुले रहते हैं तो मुख भी खुला रहता है। इसको आप प्रैक्टिकल करके खुद से देख सकते हैं। ठीक है, मुख गुहिका में मुख्य रूप से तीन चीजें हैं। एक तो होती है तालु, एक होती है जीवा और एक होते हैं दांत। तीन चीजें, तीन भाग। मुख गुहिका के खुद के तीन भाग, तालु, जीवा और दांत। हालांकि लाल ग्रंथि भी मुख गुहिका में पाई जाती है, लेकिन हम उसको तब पढ़ेंगे जब हम ग्रंथियों की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम इसके जो अंग है उनकी बात कर रहे हैं। तालु जो है मुख गुहिका में ऊपर की तरफ कठोर और नीचे की तरफ कोमल तालु पाया जाता है। ऊपर की तरफ कठोर, नीचे की तरफ कोमल तालु पाया जाता है। जीवा, जीवा क्या है, तो हमारे मुख गुहा में एक पेशीय संरचना पाई जाती है। वह पेशीय संरचना पीछे की तरफ मुख गुहिका के पृष्ठ भाग से जुड़ी होती है। ठीक है, पेशीय संरचना पीछे की तरफ मुख गुहिका के पृष्ठ भाग से जुड़ी हुई रहती है। ये जो जीवा है, इस जीवा के बहुत सारे काम हैं। यदि जीव हमारे पास नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, जीवा के बहुत सारे काम हैं, हम इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, हमारी जीवा के ऊपर रसेंद्रियां होती है, रस कणिकाएं होती हैं, और वही हमें भोजन के बारे में, भोजन के स्वाद के बारे में बताती है। तो इसका पहला काम हो गया स्वाद का पता लगाना। स्वाद का पता लगाना हम अपनी जीवा की सहायता से ही भोजन के स्वाद का पता लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे मुंह में जाएगी तो वो कैसे है, उसका स्वाद कैसा है, ये हमें जीव की सहायता से ही पता चलता है। ठीक है, दूसरा, जीवा और होठ की सहायता से ही हम बोल पाते हैं। यदि हमारी जीवा में या होठ में प्रॉब्लम है तो हमें बोलने में दिक्कत होगी। कुछ काफ़ी शब्द ऐसे हैं, काफ़ी वर्ण ऐसे हैं जिनको हम होठों के बिना नहीं बोल सकते, और जीवा के बिना तो बोलने की बात ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा इसका काम क्या है, बोलने में सहायक, बोलने में सहायक। तीसरा, जीवा हमारे मुख की सफाई का काम करती है। हमारे मुंह में कभी भोजन के कुछ कण रह जाते हैं तो जीवा के द्वारा ही हम उन कणों को, दांतों के बीच में फंस गए हैं या गाल की तरफ चले गए हैं, उनको हम जीवा के द्वारा ही वहाँ से हटाते हैं। मतलब मुख गुहिका की सफाई का काम करती है। मुख गुहिका की सफाई किसके द्वारा होगी, जीवा के द्वारा। इसके अलावा भोजन में लाल ग्रंथि से लाल निकल के तो आ गई, उसके बाद वह भोजन में किसकी सहायता से मिलती है, जीवा की सहायता से। तो जीवा जो है वो भोजन में लार को मिलाने का काम भी करती है। भोजन में लार को मिलाने का काम किसके द्वारा, जीवा के द्वारा। ठीक है, तो लार को भोजन में मिलाने का काम वो करती है। ये बात करेंगे हमें जीवा के बारे में। अब हम बात करते हैं दांतों के बारे में। मनुष्य में जो दांत है
उसका एक उसके कुछ गुण है जिनको हम देख लेते हैं। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। और एक बालक में कितनी होती है? 20। बालक में होती है 20 और वयस्क मनुष्य में होती है 32। मनुष्य के जो दांत है उसकी मुख्य 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या होगी कि वह गर्भग्रंथि होते हैं। दूसरी विषमग्रंथि होते हैं और तीसरी द्विबार ग्रंथि होते हैं। द्विबार ग्रंथि होते हैं। गर्भ ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? गर्भ का मतलब है गड्ढा। तो मनुष्य के दांत एक गड्ढे में होते हैं और वो गड्ढा क्या? हमारे मसूड़े। तो मनुष्य के दांत जो है, हमारे जो दांत है वो भी मनुष्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा काफी मानव तंत्र चल रहा है। हमारे जो दांत है वो मसूड़ों में होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि मानव के दांत गर्भग्रंथि प्रकार के होते हैं। विषम ग्रंथि का मतलब है अलग अलग प्रकार के। हमारी मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मक और चर्मक। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मक और चर्मक। इसीलिए कहा गया है कि हमारे दांत विषम ग्रंथि होते हैं। ठीक है। द्विबार ग्रंथि से मतलब क्या? द्विबार ग्रंथि का मतलब है कि हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। पहले जब बाल्यावस्था में हम जब छोटे होते हैं तब जो हमारे दांत आते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं या वो कच्चे दांत कहलाते हैं, अस्थायी दांत कहलाते हैं। और दूसरे जो वयस्क होने पर बाल्यावस्था में, पहले शिशुअवस्था में आते हैं फिर बाल्यावस्था में आते हैं। बाल्यावस्था में आने वाले दांत जो है वो स्थायी होते हैं, उनको हम स्थायी दांत कहते हैं और उन्हीं दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है। तो ये होंगे गर्भ ग्रंथि, विषम ग्रंथि और द्विबार ग्रंथि। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इन 4 प्रकारों के बारे में। सबसे पहले जो कृंतक है, कृंतक हमारे सामने वाले दांत हैं। ठीक है। जैसे हम रोटी का रोल बना करके खाते हैं तो हम उसको ऐसे तोड़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। कृंतक दांत क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। रत्नक क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो लोग मांसाहारी होते हैं, चाहे इंसानों की बात करें तो मांसाहारी लोग या मांसाहारी जानवरों की बात करें तो उनके भी रत्नक दांत ज़्यादा बड़े होते हैं। चूहे हमारे घर में सामान कुतरते हैं ना, क्योंकि उनके कृंतक दांत ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए उनको घिसने के लिए हम सब दांतों को अपने बजाते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ कुतरते रहते हैं। ठीक है। अग्रचर्मक और चर्मक ये दोनों ही प्रकार के दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनकी संख्या भी फिक्स होती है। हमारे मुंह में एक ऊपरी जबड़ा है, एक निचला जबड़ा है। ऊपरी जबड़े के आधे भाग में ये रेशा है। ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 2 कृंतक, 1 रत्नक, 2 अग्रचर्मक और 3 चर्मक। दूसरे में भी यही होगा। इसी तरह नीचे के आधे भाग का ये अनुपात, दूसरे आधे भाग का भी यही अनुपात। यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दंत सूत्र लिखिए, एग्जाम में आपसे पूछा गया है वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र, तो हमारा दंत सूत्र है 21 बटा 21। टोटल कितने दांत होते हैं? 32। ये एक जबड़े के हो जाएंगे, ये दूसरे जबड़े के, ऊपर वाले जबड़े के, नीचे वाले जबड़े के। ठीक है। तो इस प्रकार ये कोशिका में 3 पार्ट हो गए, टापू, जीवा और दांत। दांत के बारे में हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं मुख गुहा के बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी जो है वो मुख गुहिका जहाँ खत्म होती है, तालु और मुख गुहिका जहाँ खत्म होती है, जीवा जहाँ जुड़ी होती है, उससे आगे की तरफ ग्रसनी होती है। ग्रसनी जो है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वह भोजन को आहार नाल में, भोजन नाल में और वायु को श्वास नाल में प्रवेश करवाने में सहायक होती है। मतलब उसकी संरचना इस तरह से बनी होती है कि भोजन भोजन नाल में जाए, अब उसमें भोजन जो है वो भोजन नाल में जाए, श्वास नाल में नहीं जाए, और इसी तरह वायु भी श्वास नाल में ही जाए, भोजन नाल में नहीं जाए। इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है? संरचना को देखिए, संरचना है वो ग्रसनी की संरचना होती है। इसकी संरचना ग्रसनी। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। मुख ग्रसनी है, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है। इनके सिर्फ नाम है बेटे, हमारे सिलेबस में नहीं है। उससे आगे आते हैं ग्रासनाल। ग्रासनाल है तो भोजन पहले मुख गुहिका में, मुख गुहिका में से आगे निकलते हुए ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल में होता है।
ग्रास नाली एक लंबी पतली नलिका होती है और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका काम है भोजन को मुख गुहिका से आमाशय तक पहुंचाना। तो आमाशय तक ले जाने का काम कौन करेगी? आमाशय तक ले जाने का काम ग्रास नाल करती है। ठीक है, ग्रास नाल। ग्रास नाल भोजन को मुख गुहिका से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें कर्माणु कुंचन गति होती है जिसके परिणाम स्वरूप भोजन है वो आमाशय तक पहुंचता है। इस ग्रसनी के पीछे की तरफ मतलब मुख गुहिका वाली साइड एक पेशीय संरचना होती है, एक पेशीय छल्ला बना हुआ होता है जिसको हम घाटी ढक्कन कहते हैं। घाटी ढक्कन। इस घाटी ढक्कन का दूसरा नाम है एपिग्लोटिस। इसका दूसरा नाम क्या है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस है, जो घाटी ढक्कन है वह ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जैसे पुलिस वाले जो है वो फिक्स है ना, भाई इधर वाले जो आ रहे हैं वो इस तरफ जाएंगे, इधर वाले इस तरफ जाएंगे, वो ध्यान रखते हैं ना चौराहे पे खड़े। उसी तरह ये भी एक प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। यह भोजन को भोजन नाल में जाने देता है, वायु को वायु नाल में जाने देता है। मतलब जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय यह श्वास नाल के ऊपर आ जाता है, उसको ढक कर देता है। ठीक है, उसको ढक लेता है, इस वजह से इसको घाटी ढक्कन कहा है। और जब हम नॉर्मली श्वसन क्रिया करते हैं उस समय ये भोजन नाल के ऊपर आया जाता है, तो इससे क्या होता है? भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, ग्रास नाल से आगे चल करके भोजन आमाशय में आता है। आमाशय की संरचना कैसे होती है, इसके कितने भाग हैं, या इसमें किस प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।